नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ये रहने वाला है चेर साम्राज्य को लेकर। हमने इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं प्राचीन इतिहास के, उनको पढ़े हैं। सीरीज काफ़ी पहले से चल रही है, जहाँ हमने इतिहास के स्रोत से शुरू किया था। धीरे धीरे हम छोटे छोटे वंशों पर पढ़ रहे हैं, जो कि दक्षिण भारत में उदय होना शुरू हो जाते हैं। यदि आपने पहले की क्लास नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। हमारा मेन उद्देश्य आपके मेंस को लेकर के है, क्योंकि जब मेंस आप लिखने जाते हैं तो वहाँ पर 150 शब्द या 250 शब्द के जो आंसर होते हैं वो आप नहीं लिख पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे, समझे होंगे, तो आप उनको लिख सकते हैं। केवल एमसीक्यू पढ़ाने से कभी भी आप मेंस नहीं लिख पाएंगे। आपको ये महसूस हो सकता है कि आपका कोई विषय तैयार है, लेकिन जब आप उसको लिखने चलेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाती है। इसीलिए इतिहास को हमने प्रयास किया कि ऐसे समझाया जाए जैसे आप गणित समझते हैं, जैसे आप विज्ञान समझते हैं, ऐसे ही आप इतिहास को समझें, जो कि कहीं न कहीं से बेहतर हो आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आप कोई भी परीक्षा में बैठ रहे हों, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे या फिर कोई भी परीक्षा हो, जिसमें सब में इतिहास आता ही आता है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चेर साम्राज्य। यदि आपने पहले की क्लास अभी नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपकी सारी तैयारी एक साथ होती रहे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम इसमें क्या-क्या आज पढ़ने वाले हैं, यानी हम क्या-क्या चीज़ें चेर वंश से संबंधित पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे कि चेरों की उत्पत्ति कैसे होती है। क्या ऐसे कारण होते हैं जो एक नई शक्ति दक्षिण भारत में उत्पत्ति लेती है, और उसका समय क्या है, यानी काल निर्धारण को देखेंगे। फिर हम इनके भौगोलिक विस्तार पर बात करेंगे, राजनीतिक पहचान क्या है उस पर बात करेंगे, इनकी प्रशासनिक संरचना को लेकर देखेंगे कि कैसी इनकी प्रशासनिक संरचना थी, इनकी शासन व्यवस्था कैसी रहती थी। फिर हम सैन्य व्यवस्था और रणनीति पर बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था और बंदरगाह व्यापार पर, कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, कौन कौन से इनके ऐसे स्रोत थे जिनके माध्यम से इनकी अर्थव्यवस्था चलती थी। इसके बाद हम बात करेंगे समाज, धर्म और सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर के। कला, स्थापत्य, साहित्य को बात करेंगे, यानी हम उसमें देखेंगे कि उस समय इनके वंश में, इनके काल में किस प्रकार से राजाओं ने कला और स्थापत्य को संरक्षण दिया। फिर हम बात करेंगे प्रमुख शासकों की, उन पे हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, उनका अध्याय पूरा देखेंगे कि कौन कौन से इनके महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने इस वंश को आगे बढ़ाया। फिर हम पढ़ेंगे चेर वंश के जो मुख्य युद्ध हैं और इनकी प्रतिद्वंदिता किससे रहती थी, यानी इनके युद्ध किससे हुआ करते थे। इनके विदेशी संबंधों को हम देखेंगे, जैसे रोम, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया से जो इनके व्यापार होते थे उनको भी देखेंगे। फिर इनका किस प्रकार से समुद्र पर प्रभुत्व रहता है, समुद्र को किस प्रकार से अपने कंट्रोल में करते हैं उस पर बात करेंगे, और अंत में इनके पतन को देखेंगे। चेरवंश से जब भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो सीधा सीधा चेरवंश की अर्थव्यवस्था को लेकर के आ जाता है, या कई बार प्रशासनिक संरचना को लेकर आ जाता है। तो उसके लिए आपको आवश्यक है इन बिंदुओं पर गहन जानकारी होना। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा हम परिचय एक देखते हैं। तो चेरवंश क्या है, एक यदि हम सामान्य परिचय की बात करें कि चेरवंश क्या है, कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, तो चेरवंश दक्षिण भारत के प्राचीन संगम युग के 3 महान राजवंशों में से एक था। 3 राजवंश कौन थे? चेर, चोल और पांड्य। ये 3 वंश रहते हैं। तो चेर वंश मुख्यतः क्या है, केरल प्रदेश व पश्चिमी तमिलनाडु के क्षेत्रों पर शासन करता था। ये तीनों हम आपको पढ़ाएंगे, चेर भी पढ़ाएंगे, चोल भी पढ़ाएंगे और पांड्य भी पढ़ाएंगे, क्योंकि संगम युग से यानी दक्षिण भारत से हमेशा आपकी परीक्षा में एक दो प्रश्न आ जाते हैं। तो रोमन व्यापार व समुद्री व्यापार की समृद्धि के कारण यह साम्राज्य दक्षिण भारत के प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में उभरता है। संगम साहित्य, रोमन लेखन और पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं चेर वंश की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं। ठीक है, जो इनके कुछ हमें साक्ष्य मिले हैं या लेख कह सकते हैं मिले हैं, उनसे हमें पता चलता है कि चेर वंश कैसा था। क्योंकि देखो, कोई भी इतिहास का जो वंश है, साम्राज्य है,
उसके बारे में हमें अगर कुछ पता चलता है तो कैसे पता चलता है, उसके उस समय के साहित्य के माध्यम से, उसके उस समय के साक्ष्यों के माध्यम से हमें पता चलता है। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इतिहास पता कैसे चला, तो वो भी तो हमें भाई वेद के पुराण के माध्यम से, अर्थशास्त्र है उसके जो लेख हैं उनके माध्यम से ही हमें चीज़ें पता चली थी। आगे चलते हैं। तो इतिहासविदों के अनुसार जो है, चेरों की उत्पत्ति स्थानीय तमिल भाषी जनजाति प्रमुखों से हुई है। प्रारंभिक चेर शासकों का राजनीतिक केंद्र क्या था? वेम्बनाड और कोडुनाड क्षेत्रों में रहा था। क्योंकि ये दक्षिण भारत के नाम है, तो हो सकता है आपको इनको पढ़ने में, समझने में थोड़ा कठिन लगे मेंस में, लेकिन ये पूछा जाता है इसलिए पढ़ना पड़ेगा। संगम युग में इन्हें केरला पुत्र भी कहा गया है, जिससे बाद में केरल शब्द विकसित होता है। चेरों को संगम युग में क्या कहा गया है? केरल पुत्र, केरल पुत्र कहा गया है। तो चेर वंश का पहला सशक्त शासन कब है? पहली सेंचुरी के आसपास माना जाता है, और इसका राजनीतिक काल जो है कई चरणों तक चलता है। जैसे प्रारंभिक चेर हैं 1 से 4 तक जाते हैं, फिर मध्य चेर हैं, ये आपके कोंग चेर जिनको कहते हैं 5 से 8 तक जाते हैं। फिर चेरा पेरुमाल चरण जो है वो 9 से 12 शताब्दी तक चलता है। तो इनका जो ये काल है, ये 3 खंडों में बांटा हुआ दिखता है, जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से शासन किया जाता है। तो ये इनका अलग अलग हमें शासन काल उस समय पता चलता है। यदि हम राजधानी की बात करते हैं, तो राजधानी और भौगोलिक स्थिति में, तो चेरों की राजधानियाँ जो हैं समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। मतलब ये अपने राजधानी के क्षेत्र जो हैं समय समय पर बदलते रहते हैं। इसमें करवूर, मुसिरी और महोदयपुरम जो है प्रमुख माने जाते हैं। ये 3 जो हैं इनकी प्रमुख हैं। आपसे ऑप्शन में ये पूछा जा सकता है प्री में भी कि इनकी राजधानियाँ कौन कौन से जगहों पर थी। तो चेर राज्य जो है पश्चिमी घाटों से अरब सागर तट तक फैला था। इसकी रणनीतिक स्थिति जो है समुद्री व्यापार के लिए अत्यंत लाभकारी थी, जिसने राज्य को आर्थिक संपन्नता और विदेशी संपर्क प्रदान किए। देखो इनका चूंकि व्यापारिक जो हिसाब किताब था बहुत बढ़िया था। मैं अभी आपको जो आगे इसमें पढ़ाऊंगा, तो आप समझेंगे कि चोर किस प्रकार से समृद्ध होते चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं चेर वंश की जो है प्रमुख शासक कौन से हैं। चेर वंश के प्रमुख शासक, क्योंकि कुछ ही प्रमुख हैं, बाकी तो देखो हर एक कोई भी वंश अब तक जो हमने पढ़े हैं उसमें भी हमने वही पढ़ा है कि हर कोई समृद्ध, हर कोई संपन्न नहीं हुआ है, अलग अलग रहे हैं। सबसे पहला जो आता है वो है उदयन चेरलाथन, यानी यह चेर वंश का प्रारंभिक महान शासक माना जाता है। इसमें आपसे कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं, वो शासक का नाम दे देंगे, फिर कहेंगे इस शासक को बताओ किस वंश से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए चेर वंश के जो शासक हैं वो उदयन चेरलाथन, यह चेर वंश के प्रारंभिक शासक हैं। इनका व्यक्तित्व कैसा था? ये न्यायप्रिय थे, उदार थे और युद्ध में वीर शासक माने जाते थे। युद्ध में पराजित शत्रुओं को भोजन कराने की नीति के कारण इन्हें चेरल उदयन की उपाधि प्राप्त हुई है। ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पूछा गया है चेरल उदयन की उपाधि किसे मिली है और क्यों मिली है। तो युद्ध और सैन्य भूमिका की यदि हम बात करते हैं, तो पांड्य और चोल राज्यों के बीच कई संघर्ष होते हैं। कावेरी घाटी पर प्रभाव स्थापित करने का इन्होंने खूब प्रयास किया था। लड़ाइयों के बाद शत्रुओं के सैनिकों को भोजन देना उनकी दया और राजनीति का जो है मिश्रण देखा जाता है। तो ये क्या करते थे, जैसे जब युद्ध हो जाता था तो उसके बाद उसके भी सैनिकों को खाना खिलाते थे। इस वजह से इन्हें चेरल उदयन की उपाधि भी दी गई थी। यदि हम इनके प्रशासन की बात करते हैं, तो सैनिकों के लिए विशेष अनाज भंडार इन्होंने बनवाए, व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए सैनिक चौकियां स्थापित किया, भूनकर और व्यापारिक शुल्क बढ़ाए, लेकिन जनता पर अत्याचार नहीं किया इन्होंने। मतलब इन्होंने कोई ऐसा शुल्क नहीं लगाया, ऐसा कोई व्यापारिक कर नहीं लगाया जिससे जनता परेशान हो। तो क्या कहा जाता है, चेर साम्राज्य को स्थिर नींव प्रदान करने वाला प्रथम बड़ा शासक इनको माना जाता है। तो ये हमने इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी। आगे हैं हमारे इमयवरम्बम अदन, ये इनका चक्र के नाम है।
चेर विस्तार का पहला स्वर्णिम दौर इसी के राजा में आया था। देखो, हर काल का एक स्वर्ण काल होता है, क्योंकि देखिए किसी भी वंश में, किसी भी साम्राज्य में, किसी भी काल में सभी राजा बहुत अच्छे नहीं होते हैं, प्रभावी प्रतापी नहीं होते हैं, और सभी राजा बहुत खराब नहीं होते हैं, सभी शासक बहुत खराब नहीं होते हैं। यानी सब में अच्छे और मिश्रित शासक पाए जाते हैं। यही इनके समय में भी होता है। तो ये जो शासक थे, जो हमने देखे, तो ये क्या है, इनमें स्वर्णिम दौर आता है। क्यों आता है? इनका व्यक्तित्व कैसा था? साहसी था, आक्रामक था, और गौरव केंद्रित शासन इनका होता था। हिमालय तक विजय ध्वज फहराने वाला के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। ये बात इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी परीक्षा में, कि हिमालय तक विजय ध्वज फहराने वाला शासक कौन सा था? इम्बिया वरम्बन। फिर हम सैन्य विजय की बात देखते हैं। तो पांड्य और चोल दोनों पर संयुक्त सैन्य विजय करते हैं। उत्तरी भारत तक युद्ध अभियान संगम साहित्य में वर्णित है। श्रीलंका के समुद्री तटीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप इनके द्वारा किया गया। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं, एक तो हिमालय तक विजय ध्वज ले जाते हैं। सामरिक रणनीतियों की बात करते हैं तो पश्चिमी तट के बंदरगाहों पर किलेबंदी इन्होंने ही की थी। हाथियों और घुड़सवारों की विशेष सेना इनके पास रहती थी। चेर वंश को सैन्य अभेद्यता और बाहरी प्रतिष्ठा जो है इनके द्वारा दिलाई गई थी। ठीक है, तो इनके लिए मुख्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, कि बाहरी प्रतिष्ठा जो है इनके द्वारा दिलाई गई थी। मेंस के लिए आपकी आंसर राइटिंग चलती है, आप उसको जरूर देखा करिए, क्योंकि क्या होता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब आप करते रहोगे तभी इसमें आगे अच्छे से निकाल पाओगे। केवल उद्देश्य आपका प्री निकालना नहीं है, प्री के बाद मेंस जाएंगे, मेंस के बाद इंटरव्यू जाएंगे, और उसके बाद सिलेक्शन लेना, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो इसलिए ये मत समझो कि केवल प्री प्री पढ़ लें और हमारा हो जाएगा। निबंध आपको पढ़ाए जाते हैं। यदि मान लो आपके निबंध बिल्कुल नहीं आते हैं, आपको जीरो स्तर पर आप हैं, तो आप ये सीरीज जरूर देखिएगा। लगभग 250 निबंध उसमें हैं जो आपको बहुत मदद करने वाले हैं। इसी प्रकार हम जीएस के, जो आपके जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, इनको भी कंप्लीट करा रहे हैं। तो यदि क्लास को आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको बराबर लाभ मिलता रहे। अगले जो शासक हैं वो हैं मंथुन्ने मक्कोतई। तो इनको इतिहास में एक आक्रामक शासक के रूप में पहचाना जाता है, मंथुन्ने मक्कोतई को। तो सैन्य नीति इनकी कैसी थी? चोल साम्राज्य पर बार बार सीमाई युद्ध इन्होंने किए थे। बंदरगाह नियंत्रण के लिए निरंतर ये संघर्ष रहते हैं। उपलब्धि क्या होती है? पत्तन शुल्क बढ़ाकर राजकोष को जो ये मजबूती देते हैं, और व्यापारिक गिल्डों को राजकीय संरक्षण देने की शुरुआत जो है इन्हीं के काल से होती है। समझे? मतलब चोल साम्राज्य पर बार बार सीमाई युद्ध होते हैं, और बंदरगाह नियंत्रण के लिए ये अच्छे से काम करते हैं। फिर अगले शासक आते हैं सेंगुट्टवन। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सबसे महान शासक यही माने जाते हैं इस काल के। इनको थोड़ा सही से पढ़ना पड़ेगा। तो चेर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक कौन है? सेंगुट्टवन। इनको तो ऐसे भी पूछा गया है कि ये नाम दे देगा इनका इतना बड़ा सा, फिर कहेगा कि किस वंश के हैं ये शासक। दृढ़ निर्णय लेने वाला, दूरदर्शी और सांस्कृतिक संरक्षणकर्ता इनको माना जाता है। संगम साहित्य में द रियल हीरो किंग के रूप में ये वर्णित हैं। ये लाइन आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। कौन कहा जाता है कि द रियल हीरो किंग? केवल चेर का नहीं, संगम, पूरे संगम साहित्य में। ठीक है, ये चोल के साथ लड़ाई लड़ते हैं, प्रमुख बंदरगाह कब्जे के लिए पांड्य के साथ लड़ते हैं, निर्णायक विजय होती है। सिंघल यानी श्रीलंका से होती है, तो नौसैनिक बढ़त इनकी होती है। और उत्तर भारतीय राज्यों से लड़ाई लड़ते हैं तो राजनीतिक सहयोग में बढ़त होती है। आर्थिक सुधारों की यदि हम इनकी बात करते हैं तो रोमन चेर व्यापार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है इनके काल में। काली मिर्च, मोती, लकड़ी और दालचीनी निर्यात में तेजी आती है। रोमन स्वर्ण मुद्राओं का विशाल प्रवाह होता है। करूर, मुजरिस में प्रमाण मिलते हैं। और सांस्कृतिक योगदान यानी पत्तिनी उपासना की स्थापना होती है, यानी स्त्री पवित्रता और निष्ठा की पूजा होती है। न्याय आधारित राजसत्ता की स्थापना, यानी अपराधों पर कठोर दंड की व्यवस्था ये करते हैं। तो पत्नी उपासना यानी स्त्री पवित्रता और निष्ठा की पूजा इनके समय में शुरू की जाती है।
फिर अगले आते हैं कुलशेखर अलवार, उत्तरकालीन चेर शासक इनको कहा जाता है। तो बाद के काल में जो है चेर वंश आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दिशा में अग्रसर हो जाता है। तो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव यानी वैष्णव भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत राजा होते हैं। पेरुमल पूजा परंपरा का विस्तार करते हैं। इसके बाद कुलशेखर पेरुमल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। भीतरी शांति, मंदिर निर्माण, कृषि विकास ये अच्छे से करते हैं। दिल्ली और दक्कन के उभरते राजवंशों के साथ संतुलनपूर्ण राजनय यानी इनकी जो नीतियां रहती हैं वह संतुलनपूर्ण रहती हैं। फिर हम देखते हैं सैन्य युद्ध संगठन किस प्रकार से इनके समय में मजबूत रहते हैं, काम करते हैं। तो सेना में पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी और रथ उपयोग होते थे। नौसेना विकसित क्योंकि समुद्री व्यापार और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा महत्वपूर्ण थी। मुख्य संघर्ष जो है चोल और पांड्य साम्राज्य के साथ विशेषकर तटीय व्यापारिक बंदरगाहों के नियंत्रण के लिए होते थे। सिंघल को श्रीलंका बोलते हैं के साथ समुद्री आक्रमण और राजनीतिक हस्तक्षेप किए जाते हैं। उत्तर भारत तक दिग्विजय की चर्चा जो है संस्कृत ग्रंथों में देखी जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये मुख्य रूप से नौसेना में विकसित थे और इनके जो प्रमुख युद्ध होते थे वो ज़्यादातर श्रीलंका से हुए हैं, या तो आंतरिक हुए हैं या श्रीलंका से हुए हैं। फिर हम बात करते हैं प्रशासन और शासन व्यवस्था की। राजा सर्वोच्च शक्ति था, लेकिन व्यापारी गिल्डों और प्रमुख कुलों का प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है। भूमि कर, बंदरगाह शुल्क और समुद्री व्यापार कर आय के प्रमुख स्रोत हो जाते हैं। जमीन पर भी कर लेते हैं, देखो ये लोग बंदरगाहों पर भी कर लेते हैं, समुद्र पर व्यापार कर इनको मिलते हैं। तो राजधानी कभी क्या होती है वांजी करूर और बाद में वंजी तिरुविचुकुलम क्षेत्र रहती है। स्थानीय पंचायतें और सामंत प्रशासन प्रशासनिक ढांचे जो है इनका हिस्सा होते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्या अर्थव्यवस्था इनकी अपनाई जाती है। टॉपिक ये छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। तो चेरों की अर्थव्यवस्था क्या है, अत्यंत समृद्ध थी। मुख्य कारण क्या है, विदेशी समुद्री व्यापार। मुख्य निर्यात की बात करते हैं तो मसाले हैं, विशेषकर काली मिर्च, दालचीनी, सुपारी, इनका प्रयोग होता है। मोती, हाथी दांत, मोम, नारियल, इन चीज़ों का होता है निर्यात। कीमती लकड़ियाँ, औषधि पदार्थ भी निर्यात किए जाते हैं। तो देखो काली मिर्च, दालचीनी, इसका मतलब भारत में पहले से हो रहा था। अब हम इस बात करते हैं मुख्य व्यापारिक साझेदारी की। तो कहाँ कहाँ से होती है, रोम से है, अरब से है, मिस्र से है, ग्रीक से है और उत्तरी भारत के क्षेत्रों से इनकी व्यापारिक साझेदारी चलती थी। पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन कौन से होंगे, मुजरिस है, तोंडी है, कंडालुओ है। रोमन व्यापारियों की पहली पसंद थे और रोमन सोने के सिक्कों की भारी संख्या के पुरातात्विक प्रमाण चेर वंश की आर्थिक समृद्धि दिखाते हैं। किसके, रोमन सोने के सिक्के जो हैं। फिर हम बात करते हैं समाज की और संस्कृति की। तो समाज में योद्धा, व्यापारी, कृषक और समुद्री व्यवसाय प्रमुख थे। मातृसत्तात्मक पारिवारिक परंपराओं के प्रारंभिक रूप के संकेत मिलते हैं। प्रगति पूजा, जल पूजा, देवी पूजा का विशेष स्थान देखा जाता है। पत्नी यानी स्त्री पवित्रता पूजा की अवधारणा सिंगु उत्तवन के समय में शुरू होती है। ये आपसे एक बार पूछी भी गई थी, हमने अभी आपको बताया भी था। फिर हम बात करेंगे कला और संस्कृति को लेकर। तो संगम साहित्य में चेर शासकों के बारे में व्यापक वर्णन, विशेषकर पुट्टपत्तु, अकनानूर, पुरनानूर, ये जो हैं ये इनके साहित्य हैं। एक दो तीन ये साहित्य हैं। मूर्त कला में धातु व पत्थर की उत्कृष्ट परंपरा मिली है। शिल्प कला में युद्ध और व्यापार केंद्रित मूर्तियां मिली हैं। संगीत, नृत्य और काव्य सम्मेलनों का शाही संरक्षण भी उस समय देखने को मिलता था। यदि हम बात करें विदेशी संबंधों को लेकर तो अरब और रोम के साथ जो है मैत्रीपूर्ण व्यापारिक संबंध इनके स्थापित होते हैं। श्रीलंका पर राजनीतिक हस्तक्षेप मिलते हैं। उत्तरी भारत के राजवंशों के साथ कूटनीतिक रिश्ते, सैन्य वैवाहिक संबंध तक रहते हैं। फिर चूंकि समृद्ध है, नौसेना अच्छी है, विदेशी व्यापार अच्छे हैं, सोने के सिक्के मिलते हैं, इतना सब होने के बाद भी एक समय आता है जो ये साम्राज्य पतन की ओर चल देता है।
क्या कारण होते हैं? देखिए, चोल और पांड्यों के साथ निरंतर इनके युद्ध होते हैं। उससे क्या होता है, संसाधनों की जो है भारी क्षति होती है। व्यापारिक मार्गों पर धीरे धीरे नियंत्रण होने लगते हैं, जिससे कि आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। और किसी भी राज्य की यदि आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए तो वो राज्य अपने आप खत्म होने लगता है। फिर रोमन साम्राज्य के पतन का प्रभाव पड़ता है। जैसे देखो, इनके ज़्यादातर व्यापारिक संबंध उनसे थे, जब वही साम्राज्य पतन होने लगा तो ये भी डगमगाने लगे। स्थानीय सरदारों का उदय होता है और सत्ता का विखंडन शुरू हो जाता है। इसके बाद बात आती है आंतरिक संघर्ष की, यानी प्रशासनिक अस्थिरता इसमें देखी जाती है और काफ़ी ज़्यादा आपसी संघर्ष होते रहते हैं, जिससे कि साम्राज्य कमज़ोर पड़ जाता है। तो यह हमने पढ़ा चेर साम्राज्य, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। इससे एक प्रश्न मेंस में बन जाता है, इसलिए हमें पढ़ना आवश्यक था। निबंध की प्रैक्टिस आप बराबर करते रहिएगा, कुछ समझ में नहीं आया आप ज़रूर पूछिएगा। पहली बार क्लास देखा है तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि इसका लाभ आपको हमेशा मिलता रहे। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।